हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आप सभी स्टूडेंट को यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम लोग उपस्थित हुए हैं डीएलएड क्लास में, जिसमें जो है कि साइंस का क्लास जो है कि हम लोग देखेंगे। और इसके पहले जो है कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 तक देख चुके हैं। आज जो है कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। और सभी स्टूडेंट को ये पता होगा कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वह लगभग जो है कि 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है कि 3 मार्क्स का होता है। और इस प्रकार आपका कुल मार्क्स जो है कि 150 बन जाता है, जिसमें जो है कि साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन में जो है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के अनुसार जो होगा कि आपका साइंस जो होगा 60 मार्क्स का होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी आता है। यदि आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से जो है कि आपका सही आंसर से 1 नंबर माइनस कर दिया जाता है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट डीएलएड से जुड़े हुए हैं, एग्जाम देने वाले हैं, वे सभी स्टूडेंट जो है कि सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक जो है कि टच करेंगे। यदि किसी भी प्रकार की क्वेश्चन संबंधी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आता है, या किसी विशेष रूप से जानना चाहते हैं, तो आप जो है कि इस नंबर से जुड़कर आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो हम लोग जो है कि सेट नंबर 6, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो है कि आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग का सेट नंबर 6 का क्वेश्चन क्या है। सेट नंबर 6 का क्वेश्चन जो है कि क्या है, तो यहां क्वेश्चन देखते हैं डीएनए। तो डीएनए का पूरा नाम जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और यह जो है कि न्यूक्लिक एसिड का पार्ट्स होता है। डीएनए की संरचना के बारे में जो बतलाने वाले वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था वाटसन और क्रिक। तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने जो है कि डीएनए की संरचना के बारे में बतलाए थे। तो क्वेश्चन कहता है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो कौन था? तो वाटसन और क्रिक। हम लोग बहुत पहले से ही जानते होंगे कि वाटसन और क्रिक जो है कि डीएनए का मॉडल तैयार किए थे। इसलिए इस मॉडल को वाटसन और क्रिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और यह डबल हेलिक्स होता है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे मिल जाता है, वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। बी ऑप्शन बता रहा है कि डॉक्टर एच.जी. खुराना। तो ये जीन का सिंथेसिस किए थे। जी खुराना, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जो है कि जीन का सिंथेसिस किए थे। रॉबर्ट हुक ने जो है कि सबसे पहले 1665 ईस्वी में सेल के बारे में बतलाए थे। और इन्होंने जो है कि सेल जो प्राप्त किए वो प्लांट से, और उस प्लांट का नाम है क्वार्कस सुबर, जिसे ओक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा 61 का आंसर आ जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 62, कीट भक्षी पौधा, इंसेक्टिवोर्स प्लांट, इसको क्या बोलते हैं? तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट बोलते हैं, इंसेक्टिवोर्स प्लांट। तो जैसे जो है कि हम लोग पीचर प्लांट का नाम सुने होंगे, पीचर प्लांट जिसको कलश पौधा के नाम से भी जानते हैं। और यह पौधा जो है कि कहाँ पाया जाता है? तो दलदली स्थानों पे, अधिकतर जो है कि दलदली स्थानों पे पाया जाता है। यहाँ जहाँ मिट्टी में जो है कि नाइट्रोजन की कमी होती है, वैसे जगह पे जो है कि कीट भक्षी पौधा इंसेक्टिवोर्स प्लांट जो है कि पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है कि कीट का भक्षण करता है,
कीट को खाता है, इसलिए इस पौधा को कीट भक्षी पौधा के नाम से जाना जाता है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे कलश पौधा, पीचर प्लांट, ड्रोसेरा, तो ये सब जो आता है कि कीट भक्षी पौधा होता है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं अमरबेल। अमरबेल क्या होता है? परजीवी पौधा होता है। परजीवी पौधा। ड्रोसम जो हो गया ये कीट भक्षी पौधा हो गया। गुलाब जो आता है ये इस पौधा को फाइनेरोगेमी कहा जाता, पुष्पीय पौधा कहते हैं। और पौधा दो प्रकार का होता है, अपुष्पीय पौधा और पुष्पीय पौधा। तो अपुष्पीय पौधा में पुष्प नहीं होता है, पुष्पीय पौधा में पुष्प होता है। नागफनी रेगिस्तानी पौधा, जेरोफाइटिक प्लांट इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसके पत्ते जो होते हैं कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण इस पौधा से वाष्पोत्सर्जन का दर जो होता है कि कम हो जाता है और इस प्रकार यह पौधा जो है कि पानी की बचत करता है। क्वेश्चन नंबर, निकोटीन पाया जाता है। तो चाय की पत्ती में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। चाय की पत्ती में थीन पाया जाता है। कॉफी में जो है कि कैफीन पाया जाता है, कॉफी में कैफीन। और निकोटीन जो आता है किसमें पाया जाता है? तो तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। नीम में जो है कि एंटीबैक्टीरियल तत्व पाया जाता है, एंटीबैक्टीरियल तत्व पाया जाता है। जैसे हम लोग सुने होंगे कि पॉक्स होता है देहाती क्षेत्रों में, गांव में जो महिलाएं होती है कि किसी व्यक्ति को यदि पॉक्स होता है तो पॉक्स वाले व्यक्ति को जो है कि नीम की पत्ती से जो है कि हवा दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो है कि एंटीबैक्टीरियल तत्व पाया जाता है और एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाने के कारण जो है कि जो पॉक्स होता है ये वायरल इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन को जो है कि दूर करता है। तो नीम के पत्ती में एंटीबैक्टीरियल तत्व पाया जाता है और इस प्रकार 63 का आंसर जो बन जाता है वह कौन सा आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? कॉफी प्राप्त होता है। तो कॉफी जो किससे प्राप्त होता है? तो बीज से। कॉफी किससे प्राप्त होता है? बीज से होता है। और चाय जो होता है कि पत्ती से। हम लोग ध्यान में रखेंगे कि चाय जो है कि ये पत्ती से प्राप्त होता है और कॉफी जो है ये किससे? तो ये बीज से प्राप्त होता है। कॉफी बीज से प्राप्त होता है। तो 64 में किस ऑप्शन में बीज दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। जीव की उत्पत्ति किससे होती है? जीव से होती है। हम लोग देहाती कहावत सुने होंगे कि बांस के जड़ में बांस होता है, ऐसा शायद सुने होंगे। तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पेरेंट्स जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको जानकारी थी कि बांस के जड़ में बांस ही होता है, आम के पौधा से आम ही होता है। तो इसी प्रकार जीव की उत्पत्ति जीव से होता है। और इसके बारे में जो बतलाने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओपैरिन। नाम क्या था? ओपैरिन। तो ओपैरिन नामक वैज्ञानिक ने जो है कि सबसे पहले बतलाए थे कि जीव की उत्पत्ति जीव से होता है और जीव की उत्पत्ति महासागर से हुआ है। और पृथ्वी पर जो पहला जीव था वह प्रोकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक में उसका नाम क्या था? तो आर्कियोबैक्टीरिया था। आर्कियोबैक्टीरिया ये पृथ्वी पर आने वाला जो है कि प्रथम जीव था। तो ओपैरिन नामक, अब यहाँ पर जो है कि हम लोग खोजते हैं कि किस ऑप्शन में ओपैरिन है। तो ऑप्शन नंबर डी। रॉबर्ट हुक के बारे में अभी जस्ट बताए हैं कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में सेल के बारे में बताए थे।
इसलिए जो है कि फादर ऑफ सेल के नाम से भी जो है कि जाना जाता है। और इन्होंने जो है कि सेल से संबंधित किताब लिखे थे, उस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया किताब में जो है कि सेल के बारे में वर्णन किया गया है। लुईस पास्चर क्या दिए थे? फर्मेंटेशन, किण्वन के बारे में जो है कि सबसे पहले लुईस पास्चर ने बताए थे कि किण्वन प्रक्रिया क्या होता है। जैसे जो है कि हम लोग सुने होंगे कि किण्वन प्रक्रिया के द्वारा जो है कि शराब बनाया जाता है, और वह शराब कौन सा शराब होता है? तो इथाइल अल्कोहल। तो कैसे बनाते हैं? तो स्टार्च में जो है कि हम लोग पानी डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो इसमें फंगस आ जाता है। उस फंगस का नाम होता है ईस्ट, और ईस्ट आने के कारण जो है कि इसमें इन्वर्टेज, एक इंजाइम उत्पन्न होता है ईस्ट से, और उस इंजाइम को कहते हैं इन्वर्टेज कहते हैं। और इन्वर्टेज के द्वारा जो है कि वह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जो है कि परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये स्टार्च हो गया, ये क्या हुआ? तो स्टार्च हुआ, और स्टार्च में पानी डालकर छोड़ दिए तो इसमें क्या आ जाता है? फंगस, जिसको कवक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कवक कहते हैं। और कवक के कारण जो है कि इसमें इंजाइम, उस इंजाइम को इन्वर्टेज के नाम से जानते हैं। और इन्वर्टेज के कारण C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण होता है, ये प्रथम स्टेप में। और दूसरे स्टेप में C6H12O6 ये टूटकर जाइमेज के द्वारा जो है कि ये टूट जाता है, जाइमेज के द्वारा टूट जाता है। और C2H5OH प्लस जो है कि CO2 का निर्माण करता है, इसी को हम लोग कहते हैं अल्कोहल। तो फर्मेंटेशन, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा जो है कि इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। और किण्वन के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे? तो ये लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने जो है कि सबसे पहले बतलाए थे। प्रथम जीव की उत्पत्ति अभी तुरंत बताए थे कि प्रथम जीव की उत्पत्ति, तो जीव की उत्पत्ति जीव से होता है, और इसके बारे में ओपैरिन नामक वैज्ञानिक ने बतलाए थे। और जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? तो महासागर, जल से हुआ था, महासागर में हुआ था। और प्रथम जीव का नाम क्या था? तो प्रोकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक में नाम क्या था? तो आर्कियोबैक्टीरिया। तो इसमें जल, तो ये जल से जो है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुआ। और प्रथम जीव का नाम क्या था? तो आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो आता है, आर्कियोबैक्टीरिया भी इसको हम लोग कहते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक समूह का बैक्टीरिया होता है। निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर होता है? तो सबसे कठोर, प्राकृतिक में जितने जो पदार्थ पाए जाते हैं, इन सभी पदार्थों में सबसे कठोरतम पदार्थ जो होता है वह हीरा होता है। क्या होता है? हीरा। तो ऑप्शन नंबर डी, हीरा। और यह जो है कि कार्बन का अपरूप, क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कि कार्बन का अपरूप होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है कि विद्युत का सुचालक होता है, और हीरा जो है कि विद्युत का कुचालक होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हीरा। सोना को इनर्ट मेटल के नाम से हम लोग जानते हैं। इनर्ट मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रिएक्टिविटी जो होता है लगभग शून्य होता है, इसलिए इसे इनर्ट मेटल के नाम से जानते हैं। सीसा क्या होता है? विद्युत का कुचालक धातु, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपरूप, जो विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन, दोमटी मिट्टी या लोम मिट्टी?
तो दोमटी मिट्टी या लोम मिट्टी, तो ये मिट्टी का प्रकार होता है। क्या होता है? यह मिट्टी का प्रकार होता है। और इस मिट्टी में जितने जो पार्टिकल्स होते हैं लगभग सभी पार्टिकल्स पाया जाता है। बालू के कण भी पाए जाते हैं, चिकना कण होते हैं, पासु कण होते हैं, सभी। इसका दूसरा नाम या जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जो है, जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जो है कि इसे जाना जाता है। और यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो कौन होता है, तो यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होता है। और लाल मिट्टी जो होता है सबसे कम उपजाऊ, सबसे कम उपजाऊ। तो सबसे कम उपजाऊ में जो आता है वह लाल मिट्टी होता है। और जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होता है। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता जो होता है सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक जल ग्रहण करने की क्षमता होता है। दोमटी मिट्टी, लोम मिट्टी या इसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो इसका 68 का ऑप्शन नंबर बी। 69, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तभी तुरंत बताए हैं लोमी सॉइल, लोम मिट्टी या इसका दूसरा नाम दोमटी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी भी इसको बोलते हैं, जिससे सबसे अधिक पौधा को सबसे अधिक पानी जो है कि लोम मिट्टी, दोमटी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी के द्वारा जो है कि मिलता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर, किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक पाया जाता है? तो कैपिलरी क्या होता है? एक प्रकार का छिद्र होता है। कैपिलरी क्या होता है? तो एक प्रकार का छिद्र होता है। और इस छिद्र के द्वारा, जैसे देखे होंगे कि कुम्हार जो होता है मिट्टी का घड़ा बनाता है और मिट्टी के घड़ा में पानी रखता है, तो पानी जो है कि कैपिलरी के द्वारा जो है कि घड़े के ऊपरी सतह पर पहुंच जाता है, जिसके कारण जो है कि मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी जो है कि लंबे समय तक ठंडा रहता है। तो सबसे अधिक कैपिलरी जो होता है वह चिकनी मिट्टी में, किस मिट्टी में? तो चिकनी मिट्टी में जो है कि सबसे अधिक जो कैपिलरी होता है, छिद्र होता है, पाया जाता है। खनिज मिनरल्स क्या होता है? तो पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होने वाला जितने भी पदार्थ होते हैं सभी पदार्थ को खनिज कहा जाता है। जैसे हम लोग पृथ्वी के नीचे से पानी भी प्राप्त करते हैं, तो पानी क्या होता है? खनिज होता है। और जिस खनिज में धातुओं की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है और इससे कम खर्च में तथा आसानी से धातु को प्राप्त किया जाता है, तो वैसे खनिज को अयस्क के नाम से जाना जाता है, ओर्स के नाम से जाना जाता है। और ओर्स क्या होते हैं? तो खनिज होता है, लेकिन सभी खनिज जो होता है ओर्स अयस्क नहीं होता है। जैसे हम लोग सुने होंगे कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? तो बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो गया? बॉक्साइट हो गया। सोडियम का अयस्क क्या हो गया? ट्रोना हो गया। यूरेनियम का अयस्क क्या होता है? पिंच ब्लेंड होता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। ये सब जो है कि हम लोग नाम सुने होंगे। तो क्या हो गया ये? तो खनिज क्या होता है? तो अकार्बनिक
ठोस होता है। खनिज क्या होता है? तो अकार्बनिक ठोस होता है। अब इसमें अकार्बनिक ठोस कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और जिस खनिज से हम लोग धातु को प्राप्त करते हैं, कम खर्च में प्राप्त करते हैं, तो वैसे खनिज को अयस्क के नाम से जाना जाता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में कौन कौन सा आता है? तो ये तत्व आता है, और दूसरा जो आता है यौगिक आता है, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध में क्या होता है? तो मिश्रण होता है। तो तत्व क्या होता है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। और ये जो है कि विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? यौगिक है। तो इस यौगिक में क्या देख रहे हैं? कैल्शियम देख रहे हैं, कार्बन देख रहे हैं, ऑक्सीजन देख रहे हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है। जैसे H2O का नाम हम लोग सुने होंगे, तो H2O जो है कि ये यौगिक है, और यौगिक में जो है कि विभिन्न प्रकार का परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है। यदि साधारण नमक देखते हैं तो ये भी क्या होता है? यौगिक होता है। ये सोडियम और क्लोरीन परमाणु से जो है कि बना होता है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। और मिश्रण क्या हो गया? जैसे पानी में नमक का मिश्रण, पानी में चीनी का मिश्रण, ये सब क्या होता है कि अशुद्ध पदार्थ होता है। दूध में पानी, पेट्रोल में केरोसिन, तो ये सब अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तत्व। 72 का ऑप्शन नंबर प्राकृतिक तत्व सी हो जाता है। खाने का नमक किससे बना होता है? तो खाने का नमक जो आता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है। तो कैसे बनाते हैं? तो ये सोडियम जो आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से आता है, और क्लोरीन किससे आता है? तो HCl से आता है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलते हैं? तो स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या हो गया? तो न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। अब जैसे जो है कि NaOH की अभिक्रिया जो है कि HCl से कराते हैं, तो NaCl प्लस H2O। ये 10th क्लास की केमिस्ट्री में मेटल नॉन मेटल चैप्टर में जो है कि हम लोग पढ़े होंगे। तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये हो गया न्यूट्रल सॉल्ट, जिसका उपयोग जो है कि हम लोग खाने के काम में लाते हैं। तो मजबूत भस्म और मजबूत अम्ल, अब इसमें छांटेंगे तो कमजोर नहीं होगा, मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो 73 का ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। 74 पौधे जो नमक युक्त, तो नमक युक्त मिट्टी में जो पाया जाता है उसको हाइलोफाइट्स क्या बोलते हैं? तो हाइलोफाइट्स बोलते हैं। जीरोफाइट रेगिस्तानी पौधा, रेगिस्तानी पौधा को जीरोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधा, जलीय
पौधा होता है। और सेकुलेंट पौधा, तो सेकुलेंट पौधा किसको कहते हैं? तो वैसा पौधा का पत्ती जो जल का संचय करता है। जैसे नागफनी का नाम हम लोग सुने होंगे, नागफनी के बाद जो है कि एलोवेरा का नाम सुने होंगे। ये सब क्या करता है? जल का संचय करता है, सेकुलेंट होता है। तो ऐसे पौधे को सेकुलेंट, और ये भी जो है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाला पौधा जिसको जेरोफाइटिक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हैलोफाइट्स, नमक युक्त पानी में पाए जाने वाले पौधा को क्या बोलते हैं? तो हैलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। संवहनी वैस्कुलर टिश्यू, तो वैस्कुलर टिश्यू जो होता है किस पानी, तो ये होता है दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं जाइलम, एक को कहते हैं जाइलम कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं फ्लोएम बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। तो ये जो आता है कि खनिज पदार्थ को भोज पदार्थ का ये परिवहन करता है, और ये जो है कि जल का परिवहन करता है। तो जल का परिवहन, पानी किसके द्वारा ऊपर, जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। और फूड, खाद्य पदार्थ का परिवहन जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। पैरेन्काइमा क्या होता है? तो ये उत्तक होता है, और यह भोजन संचय करने का काम करता है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्केनकाइमा, ये तीन होता है। तो पैरेन्काइमा जो है कि भोज पदार्थ को संचय करने का काम करता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इसको हिंदी में विभाज्योतकी उत्तक के नाम से जाना जाता है। यानी इसी उत्तक में जो है कि विभाजन की क्षमता होती है, जिसके कारण पौधा की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई में वृद्धि होता है। और यह तीन प्रकार का होता है, जिसको हम लोग एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू के नाम से जाना जाता है। और ये तीनों का फंक्शन जो होता है ये अलग अलग होता है। 76, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो हम लोग देखे होंगे लाजवंती का पौधा, सभी स्टूडेंट देखे होंगे, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं वो सभी देखे होंगे लाजवंती, जिसको छुई मुई कहा जाता है, लजौनी पौधा कहा जाता है। तो उस पौधा के पत्ती को जैसे ही टच करते हैं कि पौधा का पत्ती बेंड कर जाता है, और तो इसमें जो ये गुण होता है उद्दीपन होता है। तो ये पौधा का कौन सा भाग होता है? तो पौधा का पत्ती होता है। कौन सा भाग हो गया? पत्ती। अब जो है कि हम लोग ऑप्शन में खोजते हैं कि ये पत्ती जो है कि कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर पर पत्ती, ऑप्शन नंबर सी। तो 76 का ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाता है। पौधा का तना के बारे में हम लोग जानते होंगे, जड़ के बारे में जानते हैं, ब्रांच यानी शाखा के बारे में भी जो है कि हम लोग जानते होंगे। 77, भ्रूण किस में पाया जाता है? तो जैसे ये बीज हम लोग देखे होंगे, बीज, ये बीज हो गया। तो बीज के बीच वाले भाग को जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं? इम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो इम्ब्रियो, इम्ब्रियो यानी भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। और इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल, फ्लोम्यूल बोलते हैं। और इससे जो है कि सूट निकलता है। क्या निकलता है? सूट, यानी सूट सिस्टम, तना का निर्माण, सूट सिस्टम का निर्माण होता है। और उसी के नीचे में जो होता है रेडिकल होता है, और रेडिकल से जो है कि ये रूट का निर्माण होता है, रूट सिस्टम बनाता है। तो एम्ब्रियो किस में होता है? तो पौधा के बीज में। ये क्या हो गया? बीज हो गया।
तो बीज में पाया जाता है। अब हम लोग ऑप्शन को ढूंढते हैं कि किस ऑप्शन में जो है कि बीज दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी। और फ्लावर क्या होता है, तो पौधा का जनन अंग क्या होता है, तो जनन अंग होता है। और इसी में जो है कि नर जनन अंग, नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग, मादा जनन अंग पाया जाता है। नर जनन अंग और मादा जनन अंग। तो नर जनन अंग को एंड्रोसियम बोलते हैं और मादा जनन अंग को जो है कि गाइनेसियम के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ होता है, फूल में होता है, पुष्प में होता है। तो यदि कहा जाए कि पौधा के किस भाग में जनन अंग पाया जाता है, तो किस भाग में हो जाएगा, तो ये फ्लावर में होगा, पुष्प में होगा। तो 77 का ऑप्शन नंबर जो है कि सी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण ये पौधा में होता है। पौधा का हरा पौधा कहाँ होता है, तो हरा पौधा के पत्ती में होता है। हरा पौधा के पत्ती में होता है। और पत्ती में क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का कितने भाग होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, नाम शायद सुने होंगे। तो क्लोरोप्लास्ट में जो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इसी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप सभी हरा पौधा जो है कि भोजन का निर्माण करता है। तो क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, तो ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और पर ऑक्सीसोम में जो है कि इंजाइम पाया जाता है। पर ऑक्सीसोम में क्या पाया जाता है, तो इंजाइम पाया जाता है। पर ऑक्सीसोम में इंजाइम पाया जाता है। और इसी इंजाइम के कारण जो है कि डिटॉक्सिफिकेशन, सेल में क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया जो है कि संपन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 78। 79 सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सहज प्रणाली का परिवर्धन किससे संबंधित है, तो ये प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, स्वपोषी कहने का मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे हम लोग सुने होंगे कि लिविंग थिंग्स दो होता है, स्वपोषी होता है, परपोषी होता है। तो जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको स्वपोषी कहते हैं। और जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर आश्रित रहता है उसको क्या बोलते हैं, परपोषी कहा जाता है। तो हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं, जितना जो अभी क्वेश्चन देखे हैं, ये सारा क्वेश्चन यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के द्वारा जो लिखा गया बुक है, डीएलएड का बुक जो मार्केट में सभी जगह उपलब्ध है, ये सारा क्वेश्चन उसमें उपलब्ध है। और यदि जो है कि आप सेट प्रैक्टिस पहले से कर मेरे से जुड़ते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, तो आपको सीखने का अवसर और अधिक मिलेगा और आप और बेहतर तरह से जो है कि सीख सकते हैं। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़ते हैं, वह जो है कि एक बार जो प्रैक्टिस सेट को, किसी भी किताब का प्रैक्टिस सेट हो, उस प्रैक्टिस सेट को जो है कि एक बार आप
अवश्य बनाएं। और बनाने के बाद भी किसी भी प्रकार की क्वेश्चन में यदि आपको दिक्कत होता है, तो क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर से जो है कि आप संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो इसका 79 का ऑप्शन नंबर आ जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 80, जेनेटिक्स निम्नलिखित में किसका अध्ययन होता है? तो आनुवंशिकता का अध्ययन होता है। हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। और मेंडल ने जो है कि मटर के पौधा पे जो है कि प्रयोग किए थे और प्रयोग के आधार पर इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बतलाया। इसलिए मेंडल को जो है कि आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब जो है कि हम लोग ऑप्शन में खोजते हैं कि आनुवंशिकता कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी, मेंडल का नियम। जेनेटिक्स ये मेंडल ने दिए थे। किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता का अध्ययन। और दिए कौन थे? तो मेंडल ने दिए थे। डीएनए का संरचना वाटसन और क्रिक ने, जैव विकास इवोल्यूशन लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। और इस तरह से जो है कि आज हम लोग का सेट प्रैक्टिस नंबर 6 का 20 क्वेश्चन जो है कि समाप्त हुआ। और सभी स्टूडेंट को ये पता होनी चाहिए कि साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आते हैं। और ये टोटल क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन हुआ ये 60 मार्क्स के आते हैं, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी है। और निगेटिव मार्किंग यदि आप आता है, क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आपके सही आंसर से एक नंबर माइनस कर दिया जाता है। इसलिए जितने स्टूडेंट हमसे जुड़ते हैं वह ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक बातों को सुनेंगे और आंसर को देंगे। तो हम लोग पुनः जो है कि सेट प्रैक्टिस नंबर 7 लेकर अगले दिन उपस्थित होंगे। ओके, बाय।